नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की कि अरब अरब क्षेत्र में भूगोल का विकास कैसे हुआ। उसमें हमने देखा था कि अरब क्षेत्र में भूगोल के विकास में योगदान करने वाले कारक कौन कौन से थे, जिसमें हमने देखा था व्यापार, समुद्री यात्राएं, उनकी संस्कृति, उनका जिज्ञासु प्रकृति आदि कई बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है कि अरब भूगोल में किन किन भूगोलवेत्ताओं ने अपना योगदान दिया है, यानी कि अरब भूगोलवेत्ता। चलिए शुरू करते हैं, अरब ज्योग्राफर्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आप इनको इनके कुछ जो नाम है, जो इम्पोर्टेंट भूगोलवेत्ता हुए हैं अरब क्षेत्र में, उनके नाम आपको याद रखना है। जैसा पहला नाम है मोहम्मद अब्दुल काशिम, इसका दूसरा नाम इब्न हाकल भी है, अल मशूदी, अल बरूनी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ अल इदरीशी, इब्न बतूता, ठीक है, और इब्न खालदून तथा इब्न सीना। ठीक है, तो ये वैसे हुए तो और भी बहुत सारे भूगोलवेत्ता हैं, लेकिन ये 6-7 जो भूगोलवेत्ता हैं ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक एक भूगोलवेत्ता के बारे में और देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम मोहम्मद अब्दुल कासिम यानी इब्न हाकल के बारे में। ठीक है, मेसोपोटामिया के नासिबिन नगर में जन्मे मोहम्मद कासिम बगदाद के निवासी थे। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम आपने सुना होगा, जो कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियों के मध्य का क्षेत्र था, वो से हम मेसोपोटामिया कहते हैं। तो वहीं पर एक नगर था आपका, जिसका नाम है नाशिबिन नगर। ठीक है, और जो बगदाद है वो इराक की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। इन्हें अब इब्न हाकल अबू अल मोहम्मद कासिम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 943 ईस्वी में यात्रा आरंभ करके उन्होंने उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, सीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, अल जजीरा, इराक, ईरान, ट्रांसोजानिया, सिसली आदि की क्षेत्रों की यात्राएं की थी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आप कॉमन देख रहे होंगे कि जितने अभी तक हमने भूगोलवेत्ताओं के बारे में बात की है, वो सभी यात्री हुआ करते थे। उन्होंने एक जगह बैठकर सारा काम नहीं किया है, उन्होंने यात्राएं की हैं अलग अलग क्षेत्रों की। ठीक है, उन्होंने अपनी यात्रा वर्णन से संबंधित एक पुस्तक, यानी कि जो भी उन्होंने यात्राएं की उससे संबंधित एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था मार्गों और परिमंडलों की पुस्तक, यानी ए बुक ऑफ रूट्स एंड रील्स। दोस्तों, ये पुस्तक आपको याद रखनी है, ये बहुत पूछी जाती है। कौन सी? मार्गों और परिमंडलों की पुस्तक, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रील्स। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने विभिन्न प्रदेशों की कृषि प्रणालियों और कृषि उपजों आदि का भी वर्णन करने वाला एकमात्र अरब भूगोलवेत्ता था। यानी कि जितने भी अरब क्षेत्र में भूगोलवेत्ता हुए हैं, उनमें केवल यही थे, इब्न हाकल, जिन्होंने कृषि प्रणालियों और कृषि उपजों के बारे में वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, अगले भूगोलवेत्ता हैं आपके अल मशूदी। अल मशूदी, जिनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1956 ईस्वी बगदाद में हुई थी। ठीक है, तो बगदाद आपको पता है किसकी राजधानी है, तो इराक की राजधानी है। वह भूगोलवेत्ता, इतिहासकार और प्रसिद्ध लेखक भी थे। उनकी पुस्तकें हैं कुछ, उनके नाम आपको याद रखना है। मुराज अल दहाब यानी गोल्डन मिडेव किसकी पुस्तक है, तो आपकी अल मसूदी की। ये पुस्तक भी दोस्तों बहुत पूछी जाती है। अखबार अल जमा और अल तहनवाल पुस्तकें भी इन्हीं की हैं। अल तहनवाल इशराक पूरा पूरा नाम है। ठीक है, किताब अल औसत, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये पूछी जाती है। सोने की चारागाहें, मी नहीं होगा यहाँ पे, की होगा। ठीक है, सोने की चारागाहें और जवाहरातों की खाने, ये भी कुछ पूछी जाती है आपसे पुस्तक। और एक और पुस्तक है आपकी समय विवरणिका यानी एनल्स ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ये आपकी अल मसूदी के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं।
अल मसूदी ने पृथ्वी की गुलाब आकृति की पुष्टि की और उन्होंने अरब सागर को बृहत्तम सागर बताया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि अरब सागर को बृहत्तम या बृहद सागर किसने बताया, तो अल मसूदी ने बताया था। और साथ ही साथ अरब से चीन तक के जलीय मार्ग में 7 सागरों का वर्णन किया। यानी अरब से अगर आप चीन जाते हैं तो 7 सागर आपको मिलते हैं। ठीक है, ये 7 सागर हम आगे बताएंगे आपको कि कौन कौन से सागर थे। उनके अनुसार नदियां अपना मार्ग परिवर्तन करती रहती हैं और अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये भी ये बताने वाले भूगोलवेत्ता कौन से थे, तो अल मसूदी थे। सागर की लवणता और रंग के मध्य संबंध बताया था, तो अल मसूदी ने ही बताया था। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कथन रूप में भी पूछ लिया जाता है कि सागर की लवणता और रंग के मध्य संबंध बताने वाला कौन अरब भूगोलवेत्ता था, तो आपका अल मसूदी था। ये अल मसूदी जी का चित्र है, तो इसे भी आप देख सकते हैं कि अल मसूदी कैसे थे। ठीक है, अब उन्होंने अरब से और चीन तक जो सागर बताए थे 7, उन्हें हम देख लेते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहले आपका फारस सागर या फारस की खाड़ी, ठीक है, इसे पर्शियन गल्फ भी कहते हैं। दूसरा है लारेवी सागर। तीसरा है हरकेंद्र सागर यानी बंगाल की खाड़ी। यानी बंगाल की खाड़ी को इन्होंने अल मसूदी ने क्या कहा था, हरकेंद्र सागर कहा था। ठीक है, तो ये नाम आप उपनाम याद रखेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी भूगोलवेत्ता अगर उसने भारत को मेंशन किया या भारत के बारे में कुछ काम किया तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हरकेंद्र नाम दिया है उन्होंने बंगाल की खाड़ी को, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका सेलाहे या कालाबार सागर, केंद्रेज सागर और सेफ सागर और सेंजी सागर। ये 7 सागर उन्होंने बताए थे। ठीक है, अरब के हेरोडोट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी अरब का हेरोडोट्स किसे कहते हैं, तो अल मसूदी को कहते हैं। ठीक है, अब वो आगे कहते हैं, इनके अनुसार पृथ्वी का कोई ऐसा स्थान नहीं है जो हमेशा जलाच्छादित रहा हो। यानी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ हमेशा जल ही भरा रहा हो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भूमि हमेशा स्थल ही रही हो, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो ये आपको कथन याद रखना है कि इन्होंने बताया कि ऐसा पृथ्वी पर अगर आप जाओगे तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ केवल जल ही जल भरा रहा हो हमेशा, और ना ऐसा कोई स्थान है जो हमेशा स्थल ही रहा हो। यानी हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि जहाँ आज जल है वहाँ कभी स्थल था, और जहाँ कभी स्थल है जो आज है वहाँ कभी जल हुआ करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने बंगाल की खाड़ी यानी हरकेन सागर की मानसूनी हवाओं का वर्णन एक मौसम विज्ञान की दृष्टि से किया था। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मानसून के बारे में वर्णन करने वाला पहला विद्वान कौन सा था, तो अल मसूदी ही था। अल मसूदी ने मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध स्थापित करने का भी उल्लेखनीय प्रयास किया। यानी कि इन्होंने यह ज्ञात किया कि जो पर्यावरण है एक तरफ और एक तरफ मानव है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। यही होता है आपका मानव और पर्यावरण का संबंध। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने स्थापित किया था, तो अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी ने किया था। आगे देखते हैं। अल मसूदी का योगदान प्रादेशिक भूगोल में भी था। ये दोस्तों आप याद रखेंगे कि जो अरब भूगोलवेत्ता हुए हैं उनमें प्रादेशिक भूगोल में किसका योगदान है, तो अल मसूदी जी का। उन्होंने सीरिया यानी कि अलसाम, फारस, मध्य एशिया, मेसोपोटामिया तथा अन्य क्षेत्रों की यात्रा किए गए देशों की प्रादेशिक विशेषताओं का वास्तविक वर्णन किया है। यानी कि जहाँ वो जाते थे उस क्षेत्र का प्रादेशिक वर्णन वो करते ही करते थे। ठीक है, उन्होंने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। ये भी आप याद रखेंगे। वह प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक भी था। ये भी आप याद रखेंगे कि वो भूगोलवेत्ता भी थे, जलवायु विज्ञानी भी थे, इतिहासकार भी थे और लेखक भी थे। इसीलिए ने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। इसके बाद है अगला है, इन्होंने वाष्पीकरण और संघनन यानी कि वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन और संघनन मतलब कंडेंसेशन की प्रक्रियाओं का भी वर्णन किया। ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया है आपसे कि वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रियाओं का वर्णन करने वाला प्रथम विद्वान कौन सा था, तो अल मसूदी था। ठीक है,
इन्होंने अटलांटिक सागर को काला हरा सागर यानी कि डार्क ग्रीन सी कहा था। ठीक है। इन्होंने भाषा के आधार पर विश्व को 7 राष्ट्रीयताओं में भी विभाजित किया। तो ये भी आप याद रखेंगे कि विश्व को कितने आधार पर, तो एक आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, कितने भागों में बांटा, तो 7 राष्ट्रीयताओं में विभाजित किया। ठीक है। वो कौन कौन है? फारसी, यानी कि जिस क्षेत्र में फारसी भाषा का बहुलता है, ये बहुत अधिक क्षेत्र में बोली जाती है, उसे फारसी क्षेत्र उन्होंने कहा। चेल्डियन, यानी कि जहाँ पर अरबी बोली जाती है, वहाँ पे चेल्डियन क्षेत्र कहा। यूनानी, ठीक है। मिस्र या लीबियाई, तुर्की, हिंदुवानी, यानी जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, उन्होंने हिंदुवानी कहा। और चीनी, यहाँ पर चीनी भाषा बोली जाती है, उसे चीनी भी कहा। ठीक है। इसके बाद अगला नाम है आपका अल बरूनी का। ठीक है, इसे भी हम देख लेते हैं। इनका जन्म 973 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 1039 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी? मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नगर के समीप सरदरिया नदी के तट पर स्थित बिरून नामक स्थान पर हुआ था। तो अगर आप इसमें पॉइंट निकालेंगे तो कई निकल आ जाएंगे कि जन्म कब हुआ? 973 में। मृत्यु को कब हुई? 1039 में। कहाँ पर? तो मध्य एशिया में एक देश पड़ता है जिसका नाम है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी आप देख लीजिएगा। उज्बेकिस्तान में एक नगर है आपका ख्वारिज्म नगर के समीप, किस नदी पर? सरदरिया नदी के तट पर स्थित बिरून नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इनके बचपन का नाम रिहान मोहम्मद था और वह ताजिक प्रजाति के थे। ये आपको याद रखना है कि अल बरूनी किस प्रजाति के थे? तो ताजिक प्रजाति के। ठीक है। वह पहला व्यक्ति था जिसने सिंधु नदी के बारे में सही जानकारी दी थी। सही जानकारी का मतलब, उसने बताया कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, कहाँ से वह निकलती है और कहाँ कहाँ से वो घूमती हुई रास्ता अपनाते हुए अंततः वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो ये सबसे पहले किसने बताया था? अल बरूनी ने ही बताया था। और हमने आपको बताया कि जहाँ पर कोई भी भूगोलवेत्ता भारत से संबंधित अगर कोई काम करता है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सिंधु नदी भारत से भी गुजरती है। ठीक है, सिंधु नदी भारत से गुजरती है, इसलिए यह कह सकते हो कि सिंधु नदी के बारे में जब उन्होंने वर्णन किया होगा तो उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, तो सिंधु नदी का संबंध भारत से ही था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सिंधु नदी के बारे में सही वर्णन सबसे पहले किसने किया था? तो अल बरूनी ने ही किया था। उसने राशिकत अल हिंद की रचना की, यानी उनकी पुस्तक का नाम एक है राशिकत अल हिंद की रचना की, जिसमें राशि चक्र के भारतीय ज्ञान का वर्णन किया। यहाँ पे भारतू नहीं होगा, भारतीय होगा। ठीक है, भारतीय ज्ञान का वर्णन किया, यानी उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था राशिकत अल हिंद। ठीक है, उसमें किस बात का जिक्र है? तो जो राशियां हैं, जो राशि चक्र हैं, आपकी राशियां कितनी हैं? 12 हैं। तो राशि चक्र का भारतीय ज्ञान के रूप में वर्णन किया था, कि राशि चक्र संबंधित जो भारतीय ज्ञान था उनका वर्णन किया। इसके बाद अगला है आपका, इन्होंने बाल्टिक सागर को वारंग यानी कि नॉर्थ सेमेन कहते थे, यानी उन्होंने बाल्टिक सागर को क्या नाम बताया? वारंग बताया। उस समय ख्वारिज्म नगर शैक्षिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, और अभी हमने बताया कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म नगर में ही हुआ था, और वह किस रूप में प्रसिद्ध था? तो शैक्षिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। अल बरूनी ने यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। इस चित्र में अल बरूनी जी को दिखाया गया है, तो उसे भी आप देख लीजिए। ठीक है, 11वीं शताब्दी को अल बरूनी का युग कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस अरब भूगोलवेत्ता के नाम पर 11वीं शताब्दी का युग कहा जाता है, तो वो कौन थे? अल बरूनी। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से गजनी आए थे, वहाँ से उन्होंने भारत की भी यात्रा की थी। उन्होंने धर्म, दर्शन, गणित, ज्योतिष, इतिहास, औषधि यानी कि चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, उनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं अल बरूनी के, जो निम्न प्रकार के हैं। किताब अल हिंद, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाती है। किताब अल हिंद का मतलब होता है भारत का भूगोल। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तारीख़ अल हिंद,
अल कानून अल मसूदी यानी बादशाह मसूद के कानून। दोस्तों ये पुस्तक आपसे हमेशा पूछी जाती है क्योंकि इसमें अल मसूदी का नाम मेंशन है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि ये अल मसूदी की पुस्तक है, लेकिन ये अल मसूदी की है नहीं, ये अल बरूनी की है, इसलिए आपसे ये पूछी जाती है बहुत। ठीक है। अथर अल बगिया यानी कि वेस्टेज ऑफ द पास्ट, किताब अल जमाकीर, किताब अल सैरना, ठीक है, और अल तहदीद और किताब अल अनशब, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, तो ये भी अपने आप माइंड में रखेंगे। आगे देखते हैं। उन्होंने पतंजलि के प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ महाभाष्य का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। तो महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की है, जो कि किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और इसका अरबी में अनुवाद किसने कराया था? तो अल बरूनी ने कराया था या किया था। भारत की ऋतुओं का वर्णन किया और बताया कि भारत में मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, ये किसने बताया था कि भारत में मानसूनी वर्षा होती है? तो अल बरूनी ने ही बताया था। यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है मानसून से संबंधित, वो भी आप याद रखिए कि मानसून सबसे पहले तो अरबी भाषा का शब्द है, ये आप याद रखना है हमेशा कि मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और यहाँ मैं बता दूं कि मानसून मौसम शब्द से बना है, मौसम। ठीक है, और मौसम किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है, तो ये आपको याद रखना है। और भारतीय मानसून का वर्णन सर्वप्रथम अल मसूदी ने ही किया था। तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? तो अल मसूदी ने किया था। लेकिन जो मानसून है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ मैं बता दूं आपको कि मौसम का मतलब होता है या मानसून का मतलब होता है कि जब हवाएं 6 महीने में या अपनी ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तित कर देती हैं, तो उसे हम कहते हैं मानसून। यानी कि 6 माह स्थल से जल की ओर और 6 माह जल से स्थल की ओर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अल बरूनी ने भूगोल संबंधी 27 पुस्तकें लिखी, जिनमें से 12 पुस्तकें मानचित्र कला, भूगणित और जलवायु विज्ञान यानी कि प्रत्येक पर 4-4 पुस्तकें थीं। अन्य पुस्तकें धूमकेतु, उल्काओं, सर्वेक्षण आदि से संबंधित थीं। अल बरूनी का प्रमुख योगदान खगोल विज्ञान, गणितीय भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में भी था। तो देख लेते हैं खगोल विज्ञान में उन्होंने क्या किया है। अल बरूनी ने टालमी की पुस्तक अल्माजेस्ट के अनुरूप खगोल विज्ञान की पुस्तक कानून अल मसूदी लिखा। तो ये आप पुस्तक याद रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा चुका है कि अल्माजेस्ट के अनुरूप, यानी कि टालमी की पुस्तक अल्माजेस्ट है, उसी के अनुरूप किस खगोलवेत्ता या अरब भूगोलवेत्ता ने अपनी पुस्तक लिखी थी? तो कानून अल मसूदी ने लिखी थी। टालमी की अल्माजेस्ट पुस्तक जैसी ही थी ये, जिसमें महत्वपूर्ण खगोलीय सिद्धांतों का विवेचन किया गया था। ठीक है, गणित में उन्होंने क्या किया? अल बरूनी एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्यामितीय और अंक गणित पर उन्होंने पूर्ण अधिकार प्राप्त कर रखा था। साथ ही साथ उन्होंने बीज गणित में भी काम किया है। ठीक है, भौतिक भूगोल में योगदान, भू आकृति विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान यानी कि पिलियंटोलॉजी में अल बरूनी ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने नदियों के बाढ़ क्षेत्रों और जल स्रोतों की विवेचना भी की थी। ठीक है, प्रादेशिक भूगोल में भी उन्होंने काम किया है। क्या किया है काम, देख लेते हैं। प्रादेशिक भूगोल में अल बरूनी ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बहुत से देशों की प्रादेशिक विशेषताओं का वर्णन किया। औषधि विज्ञान, अल बरूनी ने औषधियों के निर्माण से संबंधित औषध विज्ञान यानी कि मेडिसिन साइंस पर भी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे कि कितना अधिक योगदान इन्होंने किया है। और ये आपको याद रखना है कि ये उस समय किया गया था जब यूरोप अंधकारमय था, यानी कि यूरोप में अंध युग चल रहा था। यानी कि यूरोप के लोग जब धर्मांधता के डूबे हुए थे, तब ये मुस्लिम कंट्री जो हैं अरब देशों में ये योगदान हो रहे थे। अगले भूगोलवेत्ता हैं आपके अल इदरीसी, इसे भी देख लेते हैं। अल इदरीसी का जन्म 1099 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1180 में हुई। 12वीं शताब्दी के अग्रणीय भूगोलवेत्ता थे जिनका मौलिक नाम अबू अबद अल्लाह मोहम्मद था। क्या नाम था? अबू अबद अल्लाह मोहम्मद, ये इदरीसी का नाम था। ये उनका चित्र है, इसे भी आप देख लीजिए।
अल इदरीसी कैसे थे। अब आगे देखते हैं। उनका जन्म मोरक्को एक अफ्रीका का देश है के उत्तर में स्थित क्वेटा स्थान पर हुआ था। यानी अफ्रीका में एक देश है मोरक्को में कौन से स्थान पर, क्वेटा में हुआ था। वे स्पेन स्थित कार्डोबा के खलीफा इदरिस के वंशज थे। ठीक है, इदरिस के वंशज थे। इसी आधार पर वे अल इदरीसी के नाम से जाने जाते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा कार्डोबा नगर में हुई थी। कार्डोबा में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अल इदरीसी सिसिली के शासक रोजर द्वितीय के आमंत्रण पर पालेर्मो नगर यानी सिसिली में जो है पहुँचे और वहाँ लंबे समय तक रहे भी। वह अपने जीवन की प्रारंभिक काल में ही भूमध्य सागर के तटवर्ती अनेक स्थानों की यात्राएं की थी। अल इदरीसी ने लिस्बन, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, मोरक्को, सिसिली, एशिया माइनर, कुस्तुनतुनिया, अफ्रीका के कुछ आंतरिक भागों की भी यात्रा की थी। ठीक है, ये आप चित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं। ये आपका भूमध्य सागर है जो नीले कलर से दिखाई दे रहा है, यानी मेडिटेरियन सी। ये लीबिया है, अल्जीरिया, मोरक्को, स्पेन, ये पुर्तगाल है आपका। ठीक है, ये इटली है, ये ग्रीस यानी एथेंस है आपका, ये मिस्र है। तो यहाँ पे कुछ देश दिखाए गए हैं आपको। ये तुर्की है आपका। ठीक है, उनकी एक पुस्तक का नाम है, यानी कि उन्होंने जो भी यात्राएं की उससे संबंधित एक पुस्तक लिखी उन्होंने, जिसका नाम था विश्व भ्रमण के इच्छुकों के लिए मनोरंजन, यानी एम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल द वर्ल्ड। ये पुस्तक भी दोस्तों आपसे बहुत पूछी जाती है, तो आप याद रखेंगे कि विश्व भ्रमण के इच्छुकों के लिए मनोरंजन पुस्तक किसने लिखी थी, तो अल इदरीसी ने लिखी थी। और ये अत्यंत रोचक और ज्ञानदायिनी पुस्तक है। इसे अरबी भाषा में अल रुबाली भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी कि आपसे दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि विश्व भ्रमण के लिए इच्छुकों के लिए पुस्तक पूछे तो वो अब तो है ही अल इदरीसी, और इसका दूसरा नाम है अल रुबाली, जो अरबी भाषा में ये भी अल इदरीसी की ही है। इसके अलावा एक पुस्तक है इनका नाम है ज्योग्राफिया न्यूबेंसिस। क्या नाम है? ज्योग्राफिया न्यूबेंसिस। पुस्तक किसने लिखी है? तो अल इदरीसी ने ही लिखी है। उनके द्वारा बनाया गया मानचित्र इस चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है आपको। उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप को दिखाया। यानी कि अभी तक अगर आप देखेंगे तो अभी तक किसी भी भूगोलवेत्ता ने 7 महाद्वीपों की बात नहीं की है, केवल 3 ही महाद्वीपों की बात की जा रही है अभी तक जितने भी भूगोलवेत्ता हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अल इदरीसी ने हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, कई यूरोपीय और एशियाई नदियों के विषय में फैली पूर्ववर्ती भ्रांतियों को दूर किया और नाइजर, डेन्यूब आदि अनेक नदियों के मार्गों की स्पष्ट व्याख्या की। उन्होंने अपने विश्व मानचित्र में भूमंडल को 7 वृहत जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया और प्रत्येक को प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर उप प्रदेशों में भी विभाजित किया। यानी कि पूरे विश्व मानचित्र को पहले 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा, फिर प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर उसे उप विभाजित भी किया। ठीक है, उन्होंने प्रत्येक उप प्रदेश की भू आकृतियों, नदियों, वनस्पतियों, कृषि उपजों आदि का अलग अलग वर्णन किया। अल इदरीसी द्वारा तैयार किया गया विश्व मानचित्र भूगोल जगत के लिए उनकी विशिष्ट देन है। ठीक है, उन्होंने टालमी की रचनाओं का गंभीरता से अध्ययन किया था और उससे भी वे बहुत प्रभावित हुए थे। ठीक है, अरब सागर और कैस्पियन सागर की सही स्थिति पहली बार अल इदरीसी के मानचित्र में ही है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले कैस्पियन सागर और अरब सागर की सही स्थिति दिखाने वाला भूगोलवेत्ता कौन है? तो अल इदरीसी है। ठीक है, वह दक्षिणी गोलार्ध को अत्यधिक ताप के कारण बसाव योग्य नहीं मानता है, क्योंकि आपको भी पता है कि इंसान वहीं पर रहना चाहता है जहाँ पर ना तो बहुत अधिक तापमान हो ना बहुत अधिक कम हो। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में उन्होंने माना कि अत्यधिक तापमान है, इसलिए वो मानते थे कि ये बसाव योग्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में यहीं तक। ठीक है,
इस वीडियो में हमने बात की आपसे इब्न हाकल अल इदरीसी, अल मशूदी और अल बरूनी के द्वारा किए गए भूगोल के क्षेत्र में कामों के बारे में। हमने उनकी पुस्तकों को भी देखा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 के साथ, क्योंकि ये पार्ट 1 है। अभी आपके अरब भूगोलवेत्ता समाप्त नहीं हुए हैं, तो अगले वीडियो में हम अरब भूगोलवेत्ताओं पर बचे हुए भूगोलवेत्ताओं पर बात कर लेंगे। और PDF जो होगा इस वीडियो का और अगले वीडियो का आपको एक ही साथ अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।